प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पदार्थ की अवस्थाएं विस्तार से देखी और इनके अंदर जो है हमने गुणों तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया, अंतर किया और हमने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ठोस अवस्था है वह एक तो अत्यंत कठोर होती है, उसमें अवयवी कण पास पास होते हैं, वह असंपीड्य होती है, उनके बीच में अवयवी कणों के बीच में अत्यंत प्रबल जो है आकर्षण बल होते हैं और इनका आयतन और आकार दोनों स्थिर होता है। और इस प्रकार से हमने ठोस पदार्थ को परिभाषित किया, गुणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और हमने यह देखा कि क्रिस्टल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड क्रिस्टलोस से हुई, जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। और इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दी कि वे पदार्थ जो कठोर तथा असंपीड्य होने के साथ साथ निश्चित ज्यामितीय आकृति के होते हैं, जैसे उदाहरण NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, शक्कर, नमक, हाँ इसमें NaCl आ गया, सिलिका ऑक्साइड जिसको हम सिलिका कहते हैं, आदि। और इस आधार पर जो है क्रिस्टल शब्द की हमने परिभाषा दी कि वह ठोस जो एक निश्चित योजना पर व्यवस्थित उन समतलीय पृष्ठों से बद्ध हो जो कि अवयवी कणों, कण का मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन की आंतरिक व्यवस्था स्पष्ट करे। और इसके बाद में हमने बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टलों व क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, ज्यामितीय संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। और जब क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो जो दूसरा पदार्थ है अक्रिस्टलीय ठोस, उसकी भी हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे? वे ठोस जिनमें क्रिस्टलीय आकृति एवं योजना के अनुसार कणों की आंतरिक व्यवस्था नहीं होती है। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, रबर, राल आदि। अक्रिस्टलीय पदार्थों में कण उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे द्रव में, अतः ये पदार्थ अत्यधिक शांतता वाले अतिशीतल द्रव कहलाते हैं। और इसको जो है हम ठोस तथा द्रव के बीच की अवस्था भी हम कह सकते हैं। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। किसको? अक्रिस्टलीय ठोस को, यानी एमोर्फस सॉलिड को। अब यदि हम यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर करना चाहें तो उसके लिए हम जो है कुछ निश्चित बिंदु लेते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को स्पष्ट करते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को पूर्णतः परिभाषित करते हैं। सबसे इसको आगे पढ़ने से पहले, इसको आगे समझने से पहले अगर हम एक क्रिस्टल का उदाहरण लें, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl क्रिस्टल यहाँ पर बताया गया है, जिसका अंदर जो ब्लू कलर है जो सेंटर में है, इसको हमने सोडियम धनायन बताया है। और जो रेड कलर वाला जो स्फीयर है उसको हमने क्लोराइड आयन से बताया है। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल की संरचना हम देख रहे हैं, त्रिविम संरचना, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बीच का जो सोडियम धनायन है, ये वाला धनायन है ना, ये वाला धनायन, इस धनायन को 4 ऋणायन इस तल में घिरे हुए हैं। 4 ऋणायन कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसकी त्रिविम व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ हम क्या देख पाते हैं कि ये जो अवयवी जो कण है, अब जो ये पृष्ठ हम देख रहे हैं, पूरा ये पृष्ठ देख रहे हैं, तो यहाँ पर अवयवी कण कौन से हो गए? ये धनायन हो गया, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। तो क्रमागत जमे हुए हैं। यहाँ से देखेंगे तो एक धनायन, एक ऋणायन, फिर एक धनायन, एक ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर ऋणायन। तो यहाँ पर ये पूरा ये जो पृष्ठ है, ये एक समतलीय पृष्ठ है। इसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए हैं। और यदि इसके अंदर का, इस पृष्ठ के अलावा अंदर वाले पृष्ठ देखते हैं तो ये वाले पृष्ठ आती है। इस पृष्ठ में भी देखते हैं तो जो अवयवी कणों की जमावट है वह एक निश्चित तल में जमी हुई है। ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से और अगला तल हम देखते हैं, पृष्ठ देखते हैं, फेस देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या पाते हैं कि जो अवयवी कण हैं
वो एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए हैं। यहाँ देखते हैं कि ये अवयवी कण क्रमागत रूप से ये इस प्रकार से जमे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि हम देखें तो इस त्रिविम संरचना के अंदर जो है जिस प्रकार से बाह्य जो नियमितता, बाह्य नियमितता मतलब जो है ये वाली बाह्य नियमितता, तो जिस प्रकार से बाह्य नियमितता दिख रही है एक जो समतलीय पृष्ठ है उसके अंदर अवयवी कण अपने अपने एक निश्चित स्थान पर है, अपने अपने निश्चित स्थान पर है। इसी प्रकार से जो आंतरिक जो तल है उसके अंदर भी निश्चित स्थान पर अवयवी कण जमे हुए हैं। तो अब हम इनका अंतर को ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। सबसे पहला हमने गुण देखा कि लाक्षणिक ज्यामिति। लाक्षणिक ज्यामिति का मतलब क्या है कि यदि हम दोनों में क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में आंतरिक नियमितता पाई जाती है। जैसा अभी हमने चित्र में देखा कि यहाँ पर आंतरिक नियमितता रेगुलेटरी से मतलब ये इंटरनली आपको ये जमे हुए कण दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से यदि हम बाह्य नियमितता देखते हैं, बाह्य नियमितता मतलब क्या है, बाह्य तल, ये अगर तल हम देखते हैं बाह्य तल तो यहाँ पर भी हमको जो है एक रेगुलरिटी मिल रही है, अवयवी कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए हैं। ये अगर बाह्य तल देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको जमावट एक निश्चित व्यवस्था में दिखेगी, अवयवी कण क्रमागत धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इस प्रकार से जमी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस में आंतरिक जो है नियमितता पाई जाती है तो बाह्य नियमितता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है वह निश्चित जमावट में होते हैं तथा इसके अंदर बाह्य तथा आंतरिक नियमितता पाई जाती है। और दूसरा जब हम गुण देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या बताया है, यहाँ हमने ये दोनों चीज़ देख ली, बाह्य नियमितता आंतरिक में पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस में यह नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा गुण देखते हैं गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए गलनांक निश्चित नहीं होता है। यहाँ निश्चित गलनांक का मतलब ये क्या है कि ये शार्प होता है। शार्प का मतलब ये कि अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड यदि यहाँ पर गलनांक दिया है तो इसका मतलब ये है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर समस्त ठोस द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस लेते हैं इस केस के अंदर क्या है कि वहाँ पर जो गलनांक है वह शार्प नहीं होगा, वो ब्रॉड रेंज होगी। हम ब्रॉड रेंज का मतलब ये है कि ये जैसे सपोज किया 80 डिग्री के आसपास तो ये पिघलना चालू होगा या ढीला चालू होगा और 100-110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और उसके बाद में फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होगा। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके लिए गलनांक जो है निश्चित होता है, शार्प होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए अनिश्चित होता है। एक बार ढीला होना चालू होता है फिर जो है पूरी तरह से द्रव में बदलता है, फिर तापमान इसका बढ़ता है। और यदि हमने प्रैक्टिकल किया है सेकेंड ईयर में तो ठोस पदार्थ हम गलनांक निकालते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गलनांक हमेशा, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो ऑक्जेलिक एसिड हुआ, यूरिया हुआ, इनके गलनांक हमेशा जो है शार्प यानी एक निश्चित गलनांक पर जो है ठोस पिघल जाता है। ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो पदार्थ है वह क्रिस्टलीय ठोस है। इसी प्रकार से तीसरा गुण हम देखते हैं कि एक्स किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड कहते हैं, और जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस है उनको हम अतिशीतित द्रव या इसको जो है सुपर कूल्ड लिक्विड हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो है, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है हमको क्या बताता है कि अवयवी कणों के बीच में निश्चित दूरी है तथा जो समतलीय पृष्ठ है उनके बीच में भी निश्चित दूरी है। और जैसा हमने डायग्राम देखा, डायग्राम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अवयवी कण जो हम देख रहे हैं तो प्रत्येक दो अवयवी कणों के बीच में एक निश्चित दूरी है। प्रत्येक दो अवयवी कणों के बीच में निश्चित दूरी, चाहे कहीं से भी आप ले लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो समतलीय पृष्ठ हैं ये समतलीय पृष्ठ भी एक निश्चित दूरी के ऊपर है। ये जो दूरी बीच में आ रही है
ये जो दूरी बीच में आ रही है तो ये दूरी निश्चित है। इधर से लेंगे तो भी ये दूरी निश्चित आएगी और इधर से लेंगे तो भी दूरी निश्चित आएगी। इसका मतलब क्या है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन ये बताता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वे वास्तविक ठोस हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वह अतिशीतित द्रव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसके अंदर अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए नहीं होंगे। जिस प्रकार से द्रव अवस्था में अवयवीकरण अव्यवस्थित जमे होते हैं, उसी प्रकार से अगर तापमान कम करेंगे तो जो द्रव अवस्था है वो ठोस में बदल गई, और जो अवयवीकरण जो जहाँ अव्यवस्था वो वहीं का वहीं जो है जम गया, फ्रीज हो गया। तो इस प्रकार से जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसको हम अतिशीतित द्रव या सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं, जिसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। और अगर अगला जो है देखते हैं गुण देखते हैं कि शीतलन वक्त कूलिंग कर्व है ना। यदि हम किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं, एकदम हमने बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म कर लिया, जैसे आपने पानी बर्फ़ को गर्म कर दिया, बर्फ़ को गर्म कर दिया कितने डिग्री तक गर्म कर दिया आपने? 80 डिग्री तक गर्म कर दिया। कहाँ तक गर्म कर दिया? 80 डिग्री तक गर्म कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले मान लो -10 था, -10 से 80 कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि तापमान अधिक है, जब हम इसको ठंडा करेंगे, गर्म करना बंद कर देंगे, ठंडा करेंगे तो तापमान लगातार गिरता जाएगा, और गिरता जाएगा तो अब हम यहाँ पर जो है गिरते हुए तापमान यानी टेम्परेचर और गिरते हुए और समय, जो बढ़ता हुआ समय और ताप के बीच में जो है कर्व ड्रॉ करते हैं। दोनों पदार्थों के लिए पहला जो कर्व है वह है आपके क्रिस्टलीय ठोस के लिए, और दूसरा कर्व है वह आपके अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने के बाद में जब हम उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित होता है, और ठोस में परिवर्तित होने के बाद में फिर लगातार तापमान कम होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस को जब ठंडा करते हैं और जब वह ठोस में परिवर्तित होता है तो उस समय उसका तापमान स्थिर रहता है, ठीक है ना। स्थिर रहता है तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले तो ताप जो है, जो ताप बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ताप पहले तो ए से बी तक ताप में जो है लगातार कमी आती है, और बी से सी तक जो है तापमान जो है ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और फिर बाद में सी से डी तक पुनः तापमान लगातार कम होना चालू होता है। तो यहाँ पर ये जो वक्र है यह संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इसको संतत का मतलब ये कि यहाँ पर ये जो एक पैरेलल जो कर्व प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये पैरेलल कर्व प्राप्त हो रहा है तो कंटिन्यू नहीं है, ये एक तरह टूट गया, तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यू कर्व, असंतत वक्र इसको हम कहते हैं। असंतत वक्र की जो है ये कहलाएगा। और यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस के लिए देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए यह जो वक्र है किसके बीच में? शीतलन वक्र जो है किसके बीच में? तापमान और समय के बीच में, तापमान और समय के बीच में ये वक्र असंतत होता है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी रेखा है, लगातार ताप कम होता जाता है, कहीं भी स्थिर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करते हैं तो जब वह द्रव अवस्था में है तो अवयवीकरण अव्यवस्थित हैं, और जैसे ही जो आपके द्रव है वह ठोस में बदलना चालू होता है, यानी बी बिंदु से सी बिंदु तक कौन सी अवस्था है? ए से बी तक तो है सॉलिड, ए से बी तक तो जो है, ए से बी तक जो है कौन सी अवस्था है? ए से बी तक जो है ये अवस्था है, ए से बी तक जो अवस्था है ये है सॉलिड, और बी से सी तक जो अवस्था है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, यानी उल्टा है ना, हम थोड़ा उसको उल्टा ले लिया हमने। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ए से बी तक तो है, क्योंकि हमने गर्म किया तो ये द्रव अवस्था है, और बी से सी जो है अवस्था ये है लिक्विड और सॉलिड के बीच, यानी लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और सी से डी जो अवस्था है ये है आपके सॉलिड, यानी उच्च ताप पर द्रव है, ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित होता है, और पूरा ठोस में परिवर्तित होने के बाद में सी से डी जो वक्र है वह ठोस का तापमान है।
तो यहाँ पर बी से सी तक जो है लगातार तापमान स्थिर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक तो द्रव अवस्था है, बी से सी तक जो है ये द्रव अवस्था ठोस में परिवर्तित हो रही है। जब तक द्रव अवस्था ठोस में परिवर्तित होगी तब तक यहाँ पर जो तापमान है वह स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा? यदि हमने पढ़ा हो जालक ऊर्जा के बारे में, तो यहाँ पर एक तरफ तो शीतलन में तापमान लगातार कम हो रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ तो शीतलन में है तापमान लगातार कम हो रहा है और दूसरी तरफ क्रिस्टलाइजेशन यानी इस प्रक्रिया में, द्रव से ठोस बदलने की प्रक्रिया में जो अवयवीकरण अपने नियमित स्थान पर जा रहे हैं उसके कारण से तापमान, उसके कारण से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर एक तरफ तो जो है जो शीतलन हो रहा है उसका तापमान लगातार कम हो रहा है और यहाँ पर जो अवयवीकरण निश्चित स्थान पर जमा हो रहे हैं उसके कारण से ऊर्जा निकल रही है या ऊष्मा निकल रही है जिसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों बैलेंस होकर एक दूसरे को बैलेंस करके तापमान को स्थिर कर देती है। इसलिए जो ठोस बनने की जो प्रक्रिया है, बी से सी का जो भाग है उसका अंदर जो है तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि दो विपरीत प्रक्रिया साथ में है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, इसलिए यहाँ पर ये तापमान स्थिर रहता है। और जब पूरा का पूरा ठोस जब पूरा द्रव जो है पूरा द्रव ठोस में बदल जाता है सी बिंदु पर, तो सी बिंदु के बाद में अब लगातार जो है डी बिंदु तक लगातार तापमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि अब जो है व्यवस्थित होने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब केवल जो है सामान्य तौर पर तापमान कम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके लिए जो कर्व है, जो यहाँ पर जो है कूलिंग कर्व वह डिसकंटिन्यू होता है, और जो एमोर्फस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है, उनके लिए ये संतत होता है। और जैसा हमने यहाँ बताया कि इसी कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी निश्चित नहीं होता। अभी हमने बताया था कि एक पूरी रेंज होती है। अगला गुण हम देखते हैं विषमदेशिक तथा समदेशिक। क्या है? एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। जैसा यहाँ बताया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदेशिक या एनिसोट्रोपिक होते हैं। अपवाद इसके अंदर क्या है? घनी समुदाय के क्रिस्टल को छोड़कर, क्योंकि घनी समुदाय के क्रिस्टल के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा नियमितता पाई जाती है, इसलिए ये भी विषमदेशिक होते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जिसको हम एनिसोट्रोपिक कहेंगे, विषमदेशिक कहेंगे, और कौन से पदार्थ है जिनको समदेशिक कहेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस को हम विषमदेशिक कहते हैं, एनिसोट्रोपिक कहते हैं। और ये किसके विषमदेशिक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो है विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है। एनिसोट्रोपिक जो है नेचर इनकी होती है। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से समझाते हैं कि जैसा अभी हमने बताया था, सोडियम क्लोराइड का जो उदाहरण लिया था, NaCl का क्रिस्टल हमने लिया था, कि यहाँ हमने क्या बताया था कि जो छोटे कण हैं, जैसे जो कोई डोटेड है, डोटेड को यदि हम जो है, यदि डोटेड कण को हम जो है किसके द्वारा दिखाएं, डोटेड कण को हम बताएं कि ये मान लो Na+ का कण है तो Na+ और बाकी को क्लोराइड बताएं, तो ये आपके जो है इस प्रकार की व्यवस्था सामने आती है जो हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हमने 2D स्ट्रक्चर लिया है। हाँ, त्रिविमी में भी वही व्यवस्था है और द्विविमी में भी वही व्यवस्था है। 2D स्ट्रक्चर लिया, उसके अंदर जो ग्रीन डॉट स्पॉट है वो तो किसके लिए बताया आपको? छोटे Na+ के लिए, और जो राउंड है, जो बड़े जो हमने बताया, ये है आपके किसके लिए? क्लोराइड के लिए। तो अब ये अवयवीकरण जो व्यवस्थित जमा हुआ है क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो अब यहाँ पर जो है अलग अलग दिशा के अंदर कोई गुण हम ज्ञात करते हैं। गुण जैसे है, वह गुण कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये वो है ऊष्मा की जो है चालकता हो सकती है, वह जो है अपवर्तनांक हो सकता है, वह विद्युत की चालकता हो सकती है, वह कठोरता हो सकती है, वह एब्जॉर्प्टिविटी या अवशोषकता हो सकती है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन क्षमता को हम देखें। तो यदि हम भौतिक पदार्थों, भौतिक गुणों का मान किसी क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशाओं में, यानी दिशाएं बता रखी है यहाँ पर, कौन कौन सी दिशा बता रखी? PQ और RS। तो PQ दिशा में जब हम देखते हैं तो ये है दिशा आपके PQ दिशा। तो अब इस PQ दिशा में देखते हैं तो एक साइड में तो क्या आ रहा है? इस PQ दिशा में देखेंगे एक साइड में तो ये आ रहा है आपके ऋणायन, एक साइड में धनायन। इधर देखते हैं तो ये वापस जो है धनायन, फिर इधर ये ऋणायन।
तो यहाँ देखेंगे तो क्रमागत रूप से इधर जो है ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन जमे हुए। इधर देखेंगे तो ये आपको धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन जमे हुए। और अगर हम वापस ध्यान दें तो इसके दोनों तरफ एक साइड हम देखेंगे तो जो धनायन और ऋणायन की संख्या है, यदि हम इसके PQ दिशा के राइट में देखें, इस तरफ देखते हैं तो इधर धनायन ऋणायन की संख्या कितनी है, तो दो तो यहाँ धनायन बताए गए हैं और 3 यहाँ पर, 3 तो धनायन बताए गए हैं, 2 ऋणायन बताए गए हैं। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 धनायन बताए हैं और 2 यहाँ पर ऋणायन बताए। इस प्रकार लगभग जो है धनायन ऋणायन की संख्या दोनों तरफ बराबर है। इसके जो है राइट में भी बराबर, जितनी राइट में है लगभग उतनी ही लेफ्ट में है, बराबर है। लेकिन अगर हम दूसरी दिशा लेते हैं, RS दिशा लेते हैं, इस दिशा में हम देखेंगे, ये RS दिशा देखिए, इस दिशा में हम देखते हैं तो इसके एक साइड में यानी इसके राइट में केवल और केवल जो हमको ये सारे के सारे ये हमको धनायन दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम यहाँ पर ये दूसरी तरफ देखते हैं, ये वाली दिशा देखते हैं, लेफ्ट वाली दिशा देखते हैं, तो सारे के सारे हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमको धनायन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों दिशाएं हैं, कौन सी, PQ और RS, दोनों दिशाओं के अंदर जो अवयवी कणों की जमावट है वह बिल्कुल अलग अलग है ना। जैसे हम यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर PQ दिशा में और RS दिशा में अवयवी कणों की जमावट अलग अलग है। इधर देखेंगे इस दिशा में ये दिखाई दे रहा है कि एक साइड में केवल धनायन है, एक साइड में केवल ऋणायन है, जबकि अगर हम दूसरी दिशा में देख रहे हैं तो ये यहाँ पर मिक्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ मिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है वह विषमदेशिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कणों की जमावट जो है यह बिल्कुल व्यवस्थित होती है। अलग अलग दिशाओं में उसकी जमावट हमको अलग अलग दिखाई देगी। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदेशिक होते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कणों की कोई जमावट नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वह समदेशिकता वाले गुण वाले होते हैं या आइसोट्रोपिक होते हैं। और इसके बाद में क्रिस्टलों को और अधिक समझाने के लिए हम समदेशिकता और विषमदेशिकता को समझाने के बाद में क्रिस्टलों के लक्षण हम लेते हैं। क्रिस्टलों के लक्षण